अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसार इम्तियाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बायपोलर डिसऑर्डर। बायपोलर डिसऑर्डर, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बायपोलर बाय मीन्स टू एंड पोलर मीन्स पोल्स, यानी दो फेसेस, टू पोल्स होते हैं इस डिसऑर्डर के, दो फेसेस होते हैं इस डिसऑर्डर के। फर्स्ट फेज कहलाता है मैनिक फेज और सेकंड फेज कहलाता है डिप्रेसिव फेज। यानी जिस भी इंसान को बायपोलर डिसऑर्डर होता है वो नॉर्मल कंडीशन में बहुत ही कम रह पाता है। वो या तो मैनिक फेज में रहता है या फिर डिप्रेसिव फेज में रहता है। आज हम इसे डिस्कस करेंगे कि मैनिक फेज क्या है और डिप्रेसिव फेज क्या है और बायपोलर डिसऑर्डर के कॉजेज क्या हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से बायपोलर डिसऑर्डर लोगों को होता है। तो हम मैनिक फेज की बात करते हैं कि मैनिक फेज के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। मैनिक फेज की अगर हम बात करें तो बायपोलर के मैनिक एपिसोड में ये आता है, मैनिक फेज में ये चीज़ें आती हैं कि मूड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है पेशेंट का। वो बहुत ज़्यादा उसका जो एनर्जी लेवल होता है किसी भी नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा होता है और वो हर काम बहुत फास्ट करता है, बहुत तेज़ी में करता है। उससे फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आ रहे होते हैं, एक के बाद दूसरा आइडिया उसके माइंड में चल रहा होता है और वो उसे इम्प्लीमेंट भी कर रहा होता है। उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड इस तरह के डील्स करता है कि आगे चलकर उसे और उसकी फैमिली को उसके लिए पछतावा होता है। यानी बहुत बड़ी बड़ी डील्स कर लेंगे और कुछ ऐसी भी डील्स कर लेते हैं जिन कि आपके पास इतना पैसा भी नहीं होगा, उतनी बड़ी बड़ी डील्स आप आगे साइन कर लेते हैं और फिर आगे जब डिप्रेसिव फेज आता है या फिर जो घर वाले होते हैं उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो मैनिक फेज में ये वाली चीज़ें भी देखने में आती हैं। इसके अलावा मैनिक फेज में ये होता है कि स्लीप बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जो भी बायपोलर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं पर्सन, और जब वो मैनिक फेज में होते हैं तो उनकी स्लीप ना होने के बराबर रह जाती है। वो 2 से 3 घंटे सोने के बावजूद भी पूरा दिन जो है एक्टिवली बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर लेते हैं। क्योंकि उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हुआ होता है उससे। इसके अलावा ये चीज़ें आती हैं कि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन, यानी ये वाली चीज़ें, साइकोटिक सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं क्योंकि जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं और जो एक्सेसिव एनर्जी लेवल जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ होता है उसकी वजह से हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स और ग्रैंडियोसिटी का एलिमेंट बायपोलर डिसऑर्डर में मैनिक फेज में जब पेशेंट होता है तो बहुत ज़्यादा आता है, तो जो कि प्रॉब्लमेटिक हो रहा होता है और सीवियर कंडीशन में पेशेंट को लेकर जा रहा होता है। बायपोलर डिसऑर्डर में जब मैनिक फेज आता है तो उस वक्त अगर हेलुसिनेशंस हो रहे हैं या डिल्यूजन्स हो रहे हैं या इस तरह के साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट होती है और इसके अलावा थेरेपीज़ वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वाली चीज़ें सारी मैनिक एपिसोड्स में आ रही होती है, मैनिक फेज में आ रही होती है। मैनिक फेज की अगर हम जब बात करते हैं तो मैनिक फेज में एक स्टेज ऐसी भी आती है जो कि हाइपोमेनिया कहला रही होती है। हाइपोमेनिया में ये चीज़ें आती हैं कि पेशेंट जो है, जितनी भी हमने मैनिक एपिसोड की चीज़ें डिस्कस की हैं वही सारी चीज़ें हाइपोमेनिया में भी होती हैं, लेकिन उसमें हाइपोमेनिया में एनर्जी लेवल नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होता है, लेकिन जो मैनिक एपिसोड है उससे थोड़ा कम होता है। इसी वजह से ये हाइपोमेनिया कहला रहा हो। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड फेज। अच्छा, जो फर्स्ट फेज है यानी ये जो मैनिक एपिसोड है ये कंटिन्यूसली अगर 1 वीक तक पेशेंट की ये कंडीशन है, यानी उसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, वो अगर 2 से 3 घंटे सिर्फ अपनी पूरे दिन में सो रहा है या फिर अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर इस तरह से कर रहा है कि उसे और उसके घर वालों को उसका प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कंटिन्यूसली 1 वीक तक, तो इट मीन्स पेशेंट मैनिक एपिसोड में है और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 1 वीक के बाद तो कुछ टाइम नॉर्मल, 1-2 दिन नॉर्मल रहने के बाद पेशेंट का आता है डिप्रेसिव फेज। डिप्रेसिव फेज में बिल्कुल मैनिक एपिसोड से बिल्कुल उलट चीज़ें हो रही होती है। डिप्रेशन पे हमने पहले भी काफ़ी डिटेल में बात की थी। तो जो चीज़ें डिप्रेशन में होती हैं डिप्रेसिव फेज में वही सारी चीज़ें पेशेंट को फेस करनी पड़ रही होती हैं। जो है उससे बहुत ज़्यादा फैटीक हो रही होती है, बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही होती है। उसका जो है वेट लॉस जो होता है 5% तक या तो इंक्रीज होने की तरफ जा रहा होता है या फिर डिक्रीज होने की तरफ जा रहा होता है। उसे भूख बहुत कम लग रही होती है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, वो अपनी लाइफ में कोई फैसले नहीं ले पा रहा होता। उसकी जो लो सेल्फ स्टीम है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है।
लाइफ में होपलेसनेस का वो शिकार हो जाता है, उसे नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती हैं। वो बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं उसकी लाइफ में, जो इवेंट्स आ रहे होते हैं उसे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहा होता है, और यही नेगेटिव थॉट्स जो है उसे सुसाइडल थॉट्स की तरफ लेकर जा रही होती हैं, उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिप्रेसिव एपिसोड में आ रही होती है पेशेंट। अब अगर हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो अक्सर लोग इसे मिसडायग्नोज भी करते हैं क्योंकि इसके फेजेस की वजह से, क्योंकि अक्सर जब मैनिक एपिसोड में होता है पेशेंट तो वो इतना ज़्यादा हाई हुआ होता है और वो कुछ इस तरह के भी डिसीजन ले रहा होता है, तो उस वक्त उसे ये ख्याल नहीं आता कि मुझे शायद कोई प्रॉब्लम भी है और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन जब वो डिप्रेसिव फेज में आता है और जब डिप्रेसिव फेज में आने के बाद जब उसे फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम पहले भी डिप्रेशन पे बात की थी कि डिप्रेसिव फेज में भी पेशेंट, डिप्रेशन में भी पेशेंट जो है फिजिकल सिम्टम्स जब आना शुरू होते हैं तब डॉक्टर के पास जाता है। तो सेम इसी तरह बाइपोलर डिसऑर्डर में भी मैनिक एपिसोड जब आ रहे होते हैं उस वक्त पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाता है, किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक के पास नहीं जाता है। जब वो डिप्रेसिव फेज में आता है और डिप्रेसिव फेज में भी उसे जब फिजिकल सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं तो वो डॉक्टर के पास जा रहा होता है और वो अपने डिप्रेसिव सिम्टम्स बता रहा होता है। तो उसमें अक्सर जो है जब कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई और साइकेट्रिस्ट या फिर अगर वो किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाता है, फिजिशियन के पास जाता है, तो वो उसकी उस वक्त की कंडीशन को देखते हुए डिप्रेशन उसे डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ डिप्रेसिव सिम्टम्स उन्हें बताए हैं। तो आपके इर्द गिर्द अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है या आप खुद इसका शिकार है इस तरह की कंडीशंस का, तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपको अपने दोनों एपिसोड्स के बारे में अपने डॉक्टर को लाजमी बताना चाहिए कि आप 1 वीक पहले आपकी ये कंडीशंस थी, आप मैनिक एपिसोड में थे, या फिर आपको इस तरह का आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा था, अब फ़ौरन ही जो है 1 वीक बाद जो है आपका जो है डिप्रेसिव फेज स्टार्ट हो चुका है और आपका जो एनर्जी लेवल है बिल्कुल डाउन हो गया है, और आप बिल्कुल लाइक जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में बात की कि लाइक 2 फेजेस, एक बिल्कुल हाई फेज पर जा रहा है और डिप्रेशन में बिल्कुल लो फेज पे जा रहा है। तो ये वाली चीज़ें आपने अपने डॉक्टर को बतानी होती है ताकि वो आपका ठीक से डायग्नोज कर सके और आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। मैनिक एपिसोड की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ जो है 1 वीक तक एपिसोड रहता है कंटिन्यूसली, और डिप्रेसिव फेज जो है वो 2 वीक तक डिप्रेसिव फेज रहता है, देन फिर दोबारा मैनिक एपिसोड आता है और कंटिन्यूसली ये चीज़ें चलती रहती हैं, कभी मैनिक एपिसोड तो कभी डिप्रेसिव एपिसोड। तो ये वाली चीज़ें आती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो बाइपोलर डिसऑर्डर में भी 2 टाइप्स होती हैं, बाइपोलर 1 एंड एक बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 में मैनिक और डिप्रेसिव फेस आता है, और बाइपोलर 2 में जो कंडीशन होती है वो हमने अभी जो पहले डिस्कस की है, हाइपोमेनिया की कंडीशन आती है। लाइक एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में नहीं जा रहा होता, मेनिया से कम होता है, इसी वजह से इसे बाइपोलर 2 की कैटेगरी में डालते हैं, जो कि हाइपोमेनिया की कंडीशंस होती हैं और वही डिप्रेसिव फेज होता है। तो ये बाइपोलर 2 कंडीशंस होती है। अच्छा, अब इसके रीजंस क्या हैं कि क्या सबब होता है कि लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं और लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है। सबसे पहला जो है इसका एक जेनेटिक रीज़न होता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है, आपके पेरेंट्स में किसी को है, या फिर आपके किसी फर्स्ट कज़न को या फर्स्ट रिलेशनशिप में किसी को है, तो वो जेनेटिकली भी आपको बाइपोलर डिसऑर्डर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो फर्स्ट इसका जो मेन रीज़न होता है वो जेनेटिक होता है। सेकंड जो है कोई स्ट्रेस है या फिर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है आपका, और अगर आप उससे नहीं निकल पाए हैं या फिर आप कंटिन्यूसली किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं और आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली स्ट्रेस ले रहे हैं, तो भी आप बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। हर जो चीज़ आती है, कोई भी एडिक्टिव मेडिसिन या फिर कोई भी एडिक्शन वाली चीज़ें इस्तेमाल करना, लाइक कोई ड्रग्स इस्तेमाल करना, तो ये वाली चीज़ें भी आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ लेकर जाती हैं, क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर देती हैं, और जब आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और जब उस ड्रग का असर ख़त्म होता है तो फिर आप डिप्रेसिव फेज में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी आपके ब्रेन केमिकल्स को इम्बैलेंस करती है और आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ लेकर जा रही होती है। तो ये थी सारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे बाइपोलर डिसऑर्डर के और कॉजेज थे बाइपोलर डिसऑर्डर के।
नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी ट्रीटमेंट अप्रोचेस पर बात करेंगे, कौन से ट्रीटमेंट अप्रोचेस आप यूज़ कर सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए। फॉर फर्दर वीडियोस मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अक्सर मैं देख रही होती हूँ मेरी वीडियोस पर आप लोगों के बहुत सारे व्यूज़ आए हुए होते हैं, लेकिन आपने बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है आने वाली वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। और अगर आपने किसी डिसऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी आपके लिए वीडियोस बना सकती हूँ। जो भी आपकी क्यूरीज हैं आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि आपकी क्यूरीज जो है वो हम डिस्कस कर सकें ना फर्दर वीडियोस में। तब तक फॉर नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।